हेलो बच्चों, बबलू ट्यूटोरियल के इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रैश कोर्स के सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग देख रहे थे पॉलिटी में। पॉलिटी का सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम था सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि जब तक आप अंत तक वीडियो नहीं देखेगा तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसमें बहुत कुछ दिया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आपकी ही जीवन की बात करता हूँ, आपके भविष्य के बारे में सोचता हूँ। और मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि बस देख करके उसे ओवरव्यू करके आपको कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का पार्ट 3। देखिए, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली को लेकर के हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में चर्चाएं की है। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट का लिंक डाला हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप जाकर के देख सकते हैं। और नहीं तो बबलू ट्यूटोरियल चैनल को खोलते हैं तो खोलने के साथ ही वहाँ एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइएगा तो क्रैश कोर्स 10th लिखा हुआ रहेगा। और 2026 में आगामी जो 2026 की परीक्षाएं हैं उसे लेकर के उसी को मोटिव रख करके इस चीज़ को तैयार किया गया है। और उसमें आपको हर सब्जेक्ट जो भी अभी तक मैं अपने चैनल पर पढ़ाया हूँ वो सारा का सारा उस पर अवेलेबल है। मेरा जो पुराना चैनल था ब्रिलियंट एकेडमी 10th वो भी अब बहुत अच्छे तरह से काम करने लगा, बहुत सुचारू ढंग से वो भी चल रहा है। तो आप लोग अब अगर उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बात करते हैं सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की अगर कार्यप्रणाली की बात करते हैं तो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र संघ सूची। ठीक है, 3 तरह की सूचियों की बात हम लोगों ने की थी। बताइए, केंद्र संघ सूची में कितने विषय आते हैं? ठीक है, आप लोगों से मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट में लिख करके दीजिएगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या है। आप लोगों द्वारा यह सवाल पूछा गया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में इसका जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और उनका चुनाव चिन्ह कमल है। ठीक है, आज हम लोग उसी चीज को आगे देखते हैं। हम लोग आज देखते हैं कि संघीय शासन में केंद्र सरकार का क्या शक्ति है। संघीय शासन में केंद्र सरकार के शक्ति के विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, केंद्र सरकार में अगर बात करते हैं, आज हमारा जो क्लास है वो पार्ट 3 है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 को देख रहे हैं। इसमें हम लोग को देखना है आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, वह है संघीय शासन। संघीय शासन में केंद्र सरकार की शक्ति। केंद्र सरकार की शक्ति, केंद्र सरकार की शक्ति, संघीय शासन में केंद्र सरकार की शक्ति। देखिए, संघीय शासन में केंद्र सरकार की शक्ति की अगर बात करते हैं तो देखिए, संघीय शासन में केंद्र सरकार की अगर शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य, भारत की सीमा, भारत के अंदर जो है सीमा के अंदर कोई भी राज्य है उसका नाम बदलने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, किसी राज्य के सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन का अधिकार। के नाम और सीमा में परिवर्तन सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार। ठीक है, कोई भी राज्य जो है, कोई भी राज्य के नाम एवं उसका सीमा में परिवर्तन कर सकता है केंद्र सरकार। ठीक है, इसकी शक्ति से दी गई है। आगे देखिए क्या है, आपातकाल जब लगता है, आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां
केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार के पास होती है। आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार। इमरजेंसी जब लगाया जाता है तो इमरजेंसी के दौरान सारी शक्तियां किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत में आपातकाल कौन लगा सकता है? ठीक है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा इसमें है कि आय के प्रमुख साधन पर केंद्र का नियंत्रण होता है। आय के प्रमुख साधन पर केंद्र का नियंत्रण होता है। आय के प्रमुख साधन पर केंद्र का नियंत्रण होता है। आय के प्रमुख साधन पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, जितना भी तरह से पैसा भारत में आता है उस सभी पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। आगे देखेंगे, आगे क्या होता है तो विशेष परिस्थिति में राज्य सूची में बदलाव कर सकता है। राज्य सूची में बदलाव कर सकता है। विशेष राज्य सूची में बदलाव कर सकता है। विशेष परिस्थिति आ जाएगा तो केंद्र सरकार के पास ये भी अधिकार है कि वह राज्य सूची में बदलाव कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। ठीक है, भारत का जो प्रशासनिक सुविधा दिया जाता है उस सभी को इकहरी के रूप में रखा गया है, सबको एक समान रखा गया है। ठीक है, और ये सारी की सारी अधिकार किसके अंतर्गत आता है? कब किसे दिया गया है? तो केंद्र सरकार को दिया गया। ठीक है, यही है संघीय शासन में केंद्र सरकार की शक्ति। ठीक ना, जितना भी तरह के अधिकार है सेना से संबंधित सब किसे दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे हम लोगों को देखना है केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध। ठीक है, आगे क्या है? केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, के बीच संबंध। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात करते हैं। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध की अगर बात करते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध कब अच्छा रहता है? जब केंद्र और राज्य दोनों जगह की स्थिति ठीक होती है तब वहाँ की स्थिति बहुत बढ़िया होती है। मतलब देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह एक ही सत्तारूढ़ पार्टी का, मतलब एक ही पार्टी का अगर सरकार होता है तो वैसी स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच में सभी इस तरह की जो संबंध है वह बहुत अच्छी बनी रहती है। और जब विपक्षी पार्टी की बात हो जाती है तो वहां राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली हर एक सही और गलत कानून के प्रति आवाज उठाता है। जैसे कि अभी वर्तमान बिहार की बात करते हैं तो वर्तमान बिहार में केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एक जैसी पार्टी है। तो इसमें होगा क्या कि केंद्र सरकार राज्य के प्रति थोड़ा विशेष ध्यान देगी, ताकि उसे पता है कि जब मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं करने के बाद मुझे अगले चुनाव के दौरान मुझे कोई वोट नहीं देंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो केंद्र सरकार है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, अभी तो बिहार में एक ही है, दोनों जगह एनडीए का सरकार है, एनडीए का सरकार है। और एनडीए की सरकार में दोनों जगह अगर वहां से केंद्र सरकार जो है विशेष तरह की सुविधाएं भी बिहार को देगी, ताकि बिहार के लोग उनकी काम से खुश हो सके। ठीक है, और यही अगर बिहार में महागठबंधन की अगर सरकार होती तो ऐसा होता कि जितना भी तरह के केंद्र सरकार बना रहा था नियम कानून, उस सभी नियम कानून का विरोध करता। ठीक है, तो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, देखिए केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी या एक ही दल का सरकार है
एक ही दल का सरकार है तो समन्वय अच्छी स्थापित होती है, समन्वय अच्छी स्थापित होती है और केंद्र सरकार का ध्यान राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार का ध्यान राज्य सरकार पर अच्छे तरह से रहता है। ठीक है। और यही अगर विपक्षी की बात होता तो हर चीज में विरोध होता, मतलब क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है कि अगर आप कोई भी बढ़िया काम भी करते हैं तो भी आपका विरोध होगा, अगर आप खराब काम करते हैं तो भी आपका विरोध होगा। ठीक ना। देखिए मतलब जो आदमी आपके नजर पर चला गया है, एक बात याद ध्यान रखना बच्चों, जो आदमी आपके नजर पर चला गया है, जिसे आप लोगों ने मन में बैठा लिया है कि वो मेरे लिए खराब है, तो वो कि लाख गुना अच्छा काम कर ले, अगर वो बहुत बढ़िया भी काम करता है तो लोग उसके प्रति कुछ न कुछ खोट निकाल देते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि आप लाख 100 काम कर, आप 100 बड़े अच्छे काम कर लीजिए, आप 100 अच्छे काम कर लीजिए, आपके एक बुरे काम की वजह से आपके 100 अच्छे काम को लोग भूल जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आगे अगले स्लाइड में। तब तक अभी आप इसका लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रख लिया कीजिए। देखिए मैं और बता देना चाहता हूं आपको, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है या आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो सोचते हैं कि बाद में लिख लेंगे, देखिए बिना कॉपी किताब के पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि बस हम बैठे रहें देख लेते हैं तो संभव नहीं है, आपको इसको जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है उसे आपको लिखना ही होगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको रिवीजन करने का सही तरीका पता नहीं चलेगा। रिवीजन का सबसे सही तरीका होता है कि आप पहले उसे जो भी चीज है उसे पहले आप लिखिए। ठीक है। लिखिए, याद कीजिए, याद करने के बाद फिर से उसे लिखिए कि आप याद हुआ कि नहीं हुआ, जहां पे आप फंस रहे हैं उसे पुनः रिवीजन कीजिए। ये होता है रिवीजन का तरीका। ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर आपको लिखने में कठिनाई हो रहा है या आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाइएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का एक चैनल, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां पे, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां प्रतिदिन जो बोर्ड की सारी पीडीएफ होती है सब उस ग्रुप में डाल दी जाती है। आप वहां से देख करके वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन। देखिए ये सब परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है। तो ये सब को ध्यान देना है आपको। सोवियत संघ के विघटन की बात करते हैं, तो देखिए सोवियत संघ के विघटन में क्या कहता है, तो देखिए रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 की, 1917 में रूसी क्रांति हुआ। 1917 में रूसी क्रांति हुआ, याद रखेंगे वो रूसी क्रांति कब हुई, 1917 में हुआ था। उसके बाद सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ। सोवियत संघ का गठन, सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ। सोवियत संघ कितना गणराज्य था इसमें, याद रखेंगे सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। ठीक है। और विघटन कब हुआ, तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन हुआ।
देखिए याद रखेंगे, सोवियत संघ के विघटन के बारे में हम लोग देख रहे थे क्या होता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। अब देखिए रूसी क्रांति से संबंधित जो है यह आपको हिंदी में भी प्रश्न बन जाता है, इतिहास में भी बन जाता है और पॉलिटी में भी बन जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917। रूसी क्रांति कब हुई, 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कब हुआ था, 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति। एकदम क्लास में याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास बाद में फिर समय बचे या ना बचे, इसलिए प्रयास कीजिए कि जो भी चीज है सब क्लास में याद हो जाए। इसके बाद देखिए सोवियत संघ का गठन कब हुआ था, 1922 में। सोवियत संघ का कब गठन हुआ, 1922। सोवियत संघ का गठन कब हुआ, 1922। इसके बाद देखिए कितने राज्य थे, तो इसमें 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, 15। याद रहेगा ना, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, 15। और इसका विघटन कब हुआ, तो विघटन 1991। अब यहाँ से देखिए याद रखेंगे, सोवियत संघ का गठन 1922 में, सोवियत संघ का गठन 1922 में, सोवियत संघ का विघटन 1991 में। इसके अंतर्गत कुल 15 गणराज्य थे और 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। इतना बात आप लोग को याद होना चाहिए। आगे हम लोग फिर देखिए, आगे हम लोग अब देखते हैं अभी सोवियत संघ के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रमुख शक्तियां एवं सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण शक्तियों का जमाव एवं अत्यधिक केंद्रीकरण प्रवृत्ति। देखिए यहाँ आखिर विघटन काहे हुआ था, कुछ ना कुछ तो कारण होता होगा। कोई भी चीज का गठन हुआ तो कोई भी चीज गठन हुआ, गठन होने के बाद फिर से उसका विघटन हो गया, सब टूट गया, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ऐसे ही तो किसी का नहीं, आपके घर में किसी का शादी हुआ और शादी होने के बाद फिर उसका डिवोर्स हो गया, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगी, तब तो डिवोर्स हुआ। तो वही बात यहाँ था कि कुछ ना कुछ तो कारण हुई होगी, तब तो जाकर के सोवियत संघ की विघटन हुई होगी। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था, अत्यधिक केंद्रीकरण। ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण, अत्यधिक केंद्रीकरण, अत्यधिक केंद्रीकरण एवं शक्तियों के जमाव, एवं शक्तियों के जमाव के कारण, शक्तियों के जमाव के कारण सोवियत संघ का, सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बाद याद रखेंगे क्यों हुआ, तो केंद्रीकरण। अब सब चीज आप केंद्र सरकार को दे दिए तो राज्य की क्या मतलब है, कुछ ना कुछ तो राज्य की महत्वता होनी चाहिए। अब सारा के सारा जितना भी सुविधा है आप केंद्र सरकार को देते चले गए, तो जब आप सब चीज केंद्र सरकार को दे दिए तो इसीलिए क्या हुआ, वहां के सोवियत संघ का जो था उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि भाई सब शक्ति उसी के पास है, सब चीज उसी के पास है, सब केंद्र सरकार के पास दिया गया, तो मेरे राज्य होने का क्या फायदा। और मैं मुख्यमंत्री अगर हूँ तो मुख्यमंत्री होने का मेरे पास कोई पद ही नहीं है, तो मैं क्यों बनूंगा मुख्यमंत्री। इसी बात को लेकर के सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, इसके बाद सोवियत संघ में और क्या हुआ था, तो भाषा एवं संस्कृति का गणराज्य पर थोपी जा चुका था। देखिए इसमें और क्या हुआ था, भाषा एवं संस्कृति, भाषा एवं संस्कृति, भाषा एवं संस्कृति अन्य राज्यों पर थोपी जा चुकी थी, अन्य राज्यों पर थोपी जा चुकी थी, अन्य राज्यों पर थोपी जा चुकी थी। ठीक है, इसका कारण क्या था कि हाँ किसकी भाषा, देखिए इसी छोड़ रहा है पे किसकी भाषा, तो रूस की भाषा। याद रखेंगे रूस की भाषा एवं संस्कृति। अब सोवियत संघ में जितना देश आया, अब मान लीजिए कि इंडिया है, तो इंडिया में बहुभाषी देश है इंडिया। बहुभाषी का मतलब होता है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, और जब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं तो सभी की सम्मान होनी चाहिए, सबकी। ऐसा नहीं कि किसी का हेलना हो रहा है, किसी का सम्मान हो रहा है, किसी को बहुत उच्च का दर्जा दिया रहा है, किसी को बहुत निम्न का दर्जा दिया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से सोवियत संगठन में जितने गणराज्य शामिल हुए, बताइए कि 15 गणराज्य इसमें शामिल था, लेकिन सभी पर कहा गया कि आपको मानना होगा अगर तो रूस की जो भाषा है और रूस की संस्कृति है वही आप मान के चल सकते हैं। अगर इसके अलावा आप मानते हैं तो आपको गणराज्य से निकाल दिया जाएगा, या इस तरह से उसको दिक्कत होता था। तो इस तरह से कौन बात मानेगा,
मान लीजिए सपोज दैट कि हम हिंदू हैं, तो हम हिंदू हैं तो कोई हमसे जबरदस्ती कहे कि आपको मुसलमान के प्रति जितना भी बात होता है, इस्लाम धर्म के प्रति आपको सब चीज मानना होगा, आपको इस्लाम धर्म के देवता की पूजा करनी होगी, आपको कुरान पढ़ना होगा, तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मतलब कि मुझे अपने धर्म की आज़ादी है, उसे अपने धर्म की आज़ादी है, तो सबकी अपनी अपनी आज़ादी होती है, और जबकि सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, इसलिए इस तरह की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यह भी एक कारण था सोवियत संघ के विघटन का। आगे हम लोग अब देखते हैं कि वेस्ट इंडीज में संघवाद। आगे क्या है? वेस्ट इंडीज में संघवाद। वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज में संघवाद। देखिए वेस्ट इंडीज में संघवाद क्या है, तो इसमें याद रखेंगे वेस्ट इंडीज में 1958 में संघ की स्थापना हुई। 1958 में संघ की स्थापना। 1958 में क्या हुआ? संघ की स्थापना हुई। उसके बाद 1962 में भंग हो गई। 1962 में भंग हो गई। कारण क्या था भंग होने का? 1962 में भंग हो गई। कारण क्या था? सरकार की कमजोरी, सरकार की कमजोरी और संघीय इकाइयों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। इसके बाद देखिए वेस्ट इंडीज में इतना ही था। इसके बाद हम लोग देखते हैं नाइजीरिया में संघवाद। नाइजीरिया में संघवाद। नाइजीरिया में संघवाद। नाइजीरिया में संघवाद कब हुआ? तो 1950 में व्यवस्था हुआ। 1950 में स्थापना। 1950 में स्थापना। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि बड़ी जातीय समूह द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास से सैनिक शासन की स्थापना। सैनिक शासन की स्थापना हुई। देखिए सैनिक शासन की स्थापना कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? नाइजीरिया में। देखिए फिर से एक बार पूरी चीज को देख लिए। सोवियत संघ का विघटन 1917 में रूस की क्रांति हुआ। 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। ठीक है, कारण क्या था विघटन का? तो अत्यधिक केंद्रीकरण एवं शक्तियों के जमाव। अत्यधिक केंद्रीकरण एवं शक्तियों के जमाव। और क्या कारण था? तो रूस की भाषा एवं संस्कृति अन्य राज्यों पर थोपी जा रही थी। अब भाई रूस की भाषा जो थी और वहाँ की जो संस्कृति थी उसको अन्य राज्यों पर थोपा जा रहा था कि आप लोग भी रूस की बात मानी होगी। जिस तरह की रूस में संस्कृति होती है उसी तरह की आपको भी संस्कृति होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे वेस्ट इंडीज में संघवाद। 1958 में संघ की स्थापना हुआ। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? 1958 और 1962 में भंग हो गया। कारण क्या था? तो सरकार की कमजोरी। देखिए 1958 में स्थापना, 1962 में भंग। कारण सरकार की कमजोरी एवं संघीय इकाई की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। जो संघीय इकाई में लोग थे उनको राजनीतिक पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिए, जिसके कारण वेस्ट इंडीज में संघवाद समाप्त हो गया। नाइजीरिया में संघवाद की स्थापना 1950 में हुआ। लेकिन नाइजीरिया जो है ना, यहाँ क्या हुआ कि बड़े बड़े जाति जो थे, वो बड़े जाति जो है छोटे जाति समूह पर
उन लोग कब्जा करना चाहता था, उन लोगों पर अपना अधिकार दिखाना चाहता था, जिसके कारण वहाँ सैन्य शासन लागू हो गया। और पुनः अगर कोई पूछे कि नाइजीरिया में फिर से लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, तो याद रखेंगे 1999 से वहाँ फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग और देखते हैं। इसको मिटाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भाषा नीति। भाषा नीति की बात करते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी। भाषा नीति क्या होता है? तो भारतीय संविधान के भाग 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है और सभी भाषाओं को एक समान अधिकार दिया गया है, जिसे भाषा नीति कहते हैं। तो याद रखेंगे भाषा नीति की परिभाषा। भाषा नीति की जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान, जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, उसे भाषा नीति कहते हैं। उसे भाषा नीति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भाषा नीति। अब देखिए, आपको हम यही बता रहे थे कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, यहाँ देखिए लिखेंगे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा है। इसके बाद देखिए आगे जो बात होता है, आगे बात करते हैं अनुसूचित भाषा की। अनुसूचित भाषा क्या होता है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में, याद रखेंगे, संविधान के 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का वर्णन है, उसे अनुसूचित भाषा कहते हैं। उसे अनुसूचित भाषा कहते हैं। क्या है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन, ठीक है, और जिनका इस 22 भाषा में जिन भाषाओं का लिस्ट है, उसे अनुसूचित भाषा कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे जो होता है उसका नाम है गैर अनुसूचित भाषा। गैर अनुसूचित भाषा, यहाँ लिखेंगे संविधान के 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का वर्णन नहीं मिलता है, उसे गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। उसे गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं।
उसे गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गैर अनुसूचित भाषा। बताइएगा हिंदी सॉरी अंग्रेजी, अंग्रेजी कौन सी भाषा है, अनुसूचित या गैर अनुसूचित? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए इसके बारे में और हम आपको बता दे रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी को किस भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं? राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे अगर देखा जाए तो भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कारण क्या है वो लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषी की आबादी, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषी की आबादी 40% से अधिक है। 40% से अधिक है। इसके बाद देखेंगे आगे क्या है। हिंदी को देखिए कब स्वीकार किया गया, याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। इसके बाद देखिए, अब देखिए अंग्रेज को जो इंग्लिश है, अंग्रेजी जो है उसे भी राजकीय भाषा में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में इसका विरोध किया गया कि भाई हिंदी को ही क्यों रखा गया, हम लोगों की हिंदी कमजोर है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने जब विरोध किया तो अंग्रेजी को भी राजकीय भाषा में रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए भाषा के आधार पर याद रखेंगे, तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, याद रखेंगे वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे अगर इसमें एक महत्वपूर्ण बात अगर आपको देखना होगा तो वहां आप देखिएगा कि भाषा के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा विविधता वाला देश है। सबसे बड़ा विविधता वाला देश है। ठीक है, देखिए भाषा नीति की बात कर रहा है, पूरी तरह को हर बात को समझ जाना है। यहाँ पे भाषा नीति की बात कर रहे हैं। भाषा नीति क्या है, तो जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है। ठीक है, जिस नीति में सभी भाषाओं को सम्मान किया जाता है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो या पंजाबी हो
ठीक है। तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, कोई भी भाषा हो तो सभी भाषाओं जिस जिस नीति में सभी भाषाओं को सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहते हैं। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कई भाषा है? 22 भाषा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है? 22। ठीक है। अनुसूचित भाषा जो अब देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूचित में तो कहते हैं कि अनुसूचित भाषा कौन है? तो जो भारतीय संविधान के 8वां अनुसूची में जिन भाषाओं का वर्णन है, कुल 22 भाषा का वर्णन है, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का वर्णन है उसको अनुसूचित, और जिन 22 भाषाओं को छोड़ करके जो बच गया, मतलब कि जिनका भारतीय संविधान में कोई जिक्र नहीं है, उसे गैर अनुसूचित कहते हैं। इसके बाद याद रखेंगे हिंदी और अंग्रेजी को राजकीय भाषा कहते हैं। किसको किसको? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी को क्या कहते हैं? राजकीय भाषा। हिंदी और अंग्रेजी को राजकीय भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया क्योंकि यहाँ की आबादी लगभग 40% आबादी जो है वह क्या बोलती है? हिंदी भाषा बोलती है। ठीक है, बोलते हैं क्या बोलती है पब्लिक? तो हिंदी बोलती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया। कोई आपसे सवाल पूछा है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? तो 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश किस भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए एक राज्य बना। क्वेश्चन पूछता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर बना था? तेलुगु। कब बना था? 1953 में। इसके बाद देखेंगे भाषा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा विविधता कहाँ होता है? भारत में। ठीक है, भाषा के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा विविधता वाला देश है। इसको आप लोग लिख लिए, आगे हम लोग फिर बताते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सत्ता का भी केंद्रीकरण। इसे मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सत्ता का भी केंद्रीकरण। क्या देखना है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण? तो सत्ता को एक स्तर पर न रख के उसे अलग अलग स्तर में बांटना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता को अलग अलग स्तरों में बांटना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, सत्ता का अलग अलग स्तरों में बांटना क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के। ठीक है, बात हम करते हैं स्थानीय स्वशासन की। हेडिंग बनाएंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। देखिए स्थानीय स्वशासन की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें याद रखेंगे विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र, विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र, सबसे प्राचीनतम गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र भारत में था, भारत में ही था। ठीक है, विश्व का जो प्राचीनतम गणतंत्र है लिच्छवी गणतंत्र कहाँ था? वो था भारत में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे
महात्मा गांधी महात्मा गांधी का कथन था, क्या था कि महात्मा गांधी का कथन था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांवों में बसती है। ठीक है, भारत का आत्मा कहाँ बसती है? इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। ठीक है, भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को कहाँ दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 40 में। देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो जब सत्ता को अलग अलग स्तरों में बांट देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार है तो सही बात है, केंद्र सरकार के पास बहुत शक्ति होनी चाहिए, वो पूरे देश को चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस केवल शक्ति उन्हीं के पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं तो फिर होता उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से काम करेंगे, उनको जो मन करेगा वो करेंगे। उनको मन करेगा कि भारत में किस तरह के नियम बनाए, कानून बनाए, जैसे उनको इच्छा है उस तरह से काम करेंगे। तो इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है, क्योंकि सत्ता जो है विभिन्न स्तरों पर बांट दिया जाता है। तो सत्ता का विभिन्न स्तरों पर बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। और स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो देखिए, स्थानीय स्वशासन जो है, जो पंचायती राज आप नाम सुनते हैं ना, तो वह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन क्या है? तो विश्व का जो सबसे प्राचीनतम गणतंत्र, ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र कौन था? लिच्छवी। विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र जो है लिच्छवी, वो लिच्छवी कहाँ था? भारत में था। मतलब कि स्थानीय स्वशासन बहुत पहले से ही भारत में है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी कहे थे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। और ये जो स्थानीय स्वशासन है, इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। ठीक ना, जो स्थानीय स्वशासन है इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में से रखा गया। ठीक है, यानी कि डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में आता है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज की बात करते हैं। देखिए, पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान
संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1991 के तहत पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, के तहत पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, पंचायती राज अधिनियम बनाया पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। इसके बाद देखते हैं आगे। तो संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को शामिल किया गया है। पंचायती राज को शामिल किया गया है, पंचायती राज को शामिल किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन है। ठीक है। पंचायती राज क्या है? तो पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 किसके? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर अनुशंसा पर की गई थी और 73वां संविधान संशोधन 1991 के तहत इसे पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज अधिनियम का निर्माण हुआ और पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। ठीक है। पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, उसके बाद हम आगे और बताते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं पंचायती राज की बात करते हैं वहां तक। आगे भी पंचायती राज के बारे में और भी बहुत कुछ है। जैसे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज अधिनियम का, पंचायती राज अधिनियम का वर्णन है। पंचायती राज अधिनियम का वर्णन है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज अधिनियम का वर्णन है। पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज अधिनियम की 11वीं सूची पंचायती राज अधिनियम को 11वीं सूची में जोड़ा गया है, 11वीं सूची में जोड़ा गया है, 11वीं सूची में जोड़ा गया है। इसमें 29 मुद्दों का उल्लेख मिलता है। 29 मुद्दों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसके अंतर्गत 29 मुद्दों का उल्लेख मिलता है। और क्या है पंचायती राज अधिनियम में? तो पंचायती राज अधिनियम की अगर बात करते हैं तो यह संस्था विघटित नहीं किया जा सकता,
यह संस्था विघटित नहीं किया जा सकता, विघटित नहीं किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अगर विघटित नहीं किया जा सकता है और अगर विघटित हो जाता है तो और विघटित होने के बाद, विघटित होने के 6 माह के भीतर, विघटित होने के 6 माह के भीतर चुनाव हो जाता है, चुनाव हो जाता है। ठीक है, चुनाव हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, 50% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और क्या है, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। ठीक है, देखिए याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज अधिनियम का वर्णन किया गया है और इसे भारतीय संविधान के 11वीं सूची में जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत कुल 29 मुद्दे आते हैं। ठीक है, कितने मुद्दे आते हैं? 29। पंचायती राज व्यवस्था को कभी विघटित नहीं किया ऐसा है, और अगर बाईत में मान लीजिए कि विघटित हो जाता है तो 6 माह के अंदर पुनः चुनाव हो जाता है। ठीक है, 6 माह के अंदर पुनः चुनाव हो जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना परसेंट का आरक्षण है? 50% का आरक्षण है। और देखेंगे पंचायत चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। आज के इस क्लास को हम यही रखना चाहते हैं। अगले क्लास में हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत से शुरुआत करेंगे, मुखिया, महापौर, नगर निगम, सब चीज़ बहुत कुछ पढ़ना है। प्रयास करेंगे कि अगला पार्ट में यह चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो जाए। कोशिश रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, तो आज हम इसे यहाँ ही रखना चाहते हैं। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने हैं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।